हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। मेरा नाम है अंकित और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे क्लास 11th के फिजिक्स के काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3। ठीक है ना। इसमें हम पढ़ेंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है ना। और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को तभी देखना जब तुम्हें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी मालूम हो, क्योंकि बिना एवरेज स्पीड और वेलोसिटी के ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड घुस तो जाएगा दिमाग में, मगर वो फील नहीं आएगा जो होना चाहिए। ठीक है ना। और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। तो इसीलिए ठीक है ना, अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी को समझना है तो ध्यान से जरा एक बार लेक्चर नंबर इसका 2 ठीक है ना, जो पड़ा हुआ है ठीक है ना यूट्यूब पे हमारे चैनल पे, ठीक, या कहीं से भी ठीक है ना, कहीं से भी आप देख सकते हैं। ठीक है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तभी ये बात समझ में आएगी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। तो अगर नहीं मालूम है तो पहले वो वीडियो देखो, ठीक है ना, उसके बाद जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी समझते हैं। ठीक है, चलो तो देख लिया होगा वीडियो। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। ठीक है, चलो इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी देखते हैं क्या होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखो पहले तो बेसिक समझते हैं हल्का सा इसका। ठीक है ना, बेसिक्स ये है कि ये इंस्टेंट है बस यही तो बेसिक है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब हुआ, इंस्टेंट का क्या मतलब हुआ। इंस्टेंट का मतलब तुरंत किया, ठीक है, जिसमें कोई टाइम ही ना लगे, बस बहुत तुरंत, हल्का सा टाइम लगे, बहुत हल्का सा टाइम, बहुत ध्यान रखना, बहुत हल्का सा टाइम ठीक है ना, जिस चीज को करने में इंस्टेंट लगे यानी कि बहुत क्षण भर लगे, ठीक है ना, बहुत कम टाइम लगे, उसे हम इंस्टेंटेनियस कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हुई या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हुई, किसी भी छोटे से टाइम की स्पीड या तुरंत की स्पीड। ठीक है ना, जैसे हमने कहा, जैसे तुम आगे गाड़ी पे बैठे हो, हम पीछे बैठे हैं, ठीक है, तुम्हारा नाम है ए, ठीक है, अब हमने कहा या बी है, चलो ठीक, हमने कहा बी, देखो तुरंत की स्पीड क्या है, एकदम से तुम जा रहे थे, ठीक है ना, और एकदम से हम पीछे से चला दिए, ठीक है ना, कि देखो इस समय तुम्हारी स्पीड क्या है। तो गाड़ी में एक लगा होता है ना स्पीडोमीटर, ठीक है, जो यही करता है काम, हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी बताता है हमारी, ठीक है, कि स्पीडोमीटर लगा होता है, जो देखा होगा, ठीक है ना, स्पीडोमीटर तो मालूम है यार, ठीक है, एक घड़ी जैसी होती है जहां पे 10 लिखा होता है, 0 लिखा होता है, 0 पे सुई होती है जब गाड़ी का इंजन बंद होता है, मालूम है। तो ठीक है, वो स्पीडोमीटर हमें तुरंत की स्पीड बताता है। जैसे हम स्पीड देखो बढ़ाते हैं, ठीक ना, उसका जो घड़ी का कांटा होता है वो भी जो है क्लॉकवाइज मुड़ जाता है, ठीक है ना, तुरंत स्पीड अपनी बता देता है कि हाँ तुमने स्पीड बढ़ाई, ठीक है। तो जैसे ही और जैसे ही कम करते हैं वैसे स्पीड ये भी बता देता है कि कम हो रही, तो तुरंत की स्पीड बताता है, ठीक है। तो जैसे वही चीज है, पीछे हम बैठे थे, हमने तुमसे कहा देखो जल्दी से बी कि तुम्हारी स्पीड क्या है, तुमने तुरंत देखा स्पीड और तुमने कहा कि मान लो उस समय स्पीड तुम्हारी 42 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है ना, तो वो 42 किलोमीटर पर आवर तुम्हारी क्या है, वो एवरेज नहीं है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। बात क्लियर, ठीक है ना। ये तो एक बेसिक सा कंसेप्ट है जो क्लास 9 से ही जो है मालूम होगा, ठीक है। थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है ना। देखो इसकी पहले डिफिनीशन समझते हैं थोड़ी सी, फिर समझते हैं और आगे, ठीक है ना। देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है एक्चुअली में, एक एग्जांपल से थोड़ा समझते हैं, ठीक है, एक इसकी डिफिनीशन। जैसे मान लो ये 2 पॉइंट है, एक ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और कोई इंसान है, जैसे मान लो उसका नाम कुछ भी है, ठीक है, ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लेते हैं। ये सी एक इंसान है जो यहां से यहां तक पहुंच रहा है, ठीक है, जा रहा है। हो सकता है इसकी स्पीड यहाँ पे कुछ और हो, 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 है ना, इसीलिए हमने एवरेज स्पीड बताया, ठीक है। ओवरऑल स्पीड इसकी मान लो ये थी, उसी को हमने एवरेज स्पीड कह दिया, ठीक है। अब देखो क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड, देखो क्या होता है, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड यानी पर्टिकुलर टाइम की स्पीड, ध्यान देना, रुको यहां पर्टिकुलर टाइम की स्पीड या पर्टिकुलर पॉइंट की स्पीड। पर्टिकुलर टाइम की भी स्पीड हो सकती है या पर्टिकुलर पॉइंट की स्पीड हो सकती है, उसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। जैसे ये डिफिनीशन आगे समझाते हैं। देखो जैसे मान लो जब वो यहां से चलना शुरू किया तो हमने क्या किया, ठीक है, हमने एक स्टॉप वॉच ली और उसको स्टार्ट कर दिया। जैसे इसने चलना शुरू किया हमने टाइम को अपनी स्टॉप वॉच को क्या किया, स्टार्ट कर दिया। जब स्टॉप वॉच स्टार्ट होती है तो 0 सेकंड से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करने के बाद हमने सोच लिया कि जैसे ही 5 सेकंड होंगे, ठीक है ना, उस समय हम इसकी स्पीड देखेंगे क्या है, ठीक है ना। 5 सेकंड पे
जैसे ही हमारी स्टॉप वॉच में 5 सेकेंड्स होंगे तब इसकी जो स्पीड होगी उस स्पीड को हम नोट कर लेंगे। ठीक है, ठीक। मान लो ये शुरुआत में चल रहा था, पहले 1 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 2 सेकेंड में इसकी स्पीड हो गई, 2 सेकेंड बाद इसकी स्पीड हो गई 7 मीटर पर सेकेंड, थोड़ा थक गया बेचारा। ठीक है, 3 सेकेंड बाद इसकी स्पीड हो गई 8 मीटर पर सेकेंड और ये यहां पहुंच गया। ठीक है, 4 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड बाद जैसे ही 5 सेकेंड हुए उस समय इसकी स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, तो अब बताओ हम कौन सी स्पीड नोट करेंगे? हमने कहा था 5 सेकेंड के बाद इसकी जो भी स्पीड होगी वो हम नोट कर लेंगे। 5 सेकेंड बाद इसकी स्पीड कितनी है? 7 मीटर पर सेकेंड ना। जो जैसे ही 5th सेकेंड हुआ उस समय इसकी स्पीड कितनी थी? 7 मीटर पर सेकेंड। इससे कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, बात समझ में? ये पर्टिकुलर टाइम पे भी हो सकती है, पर्टिकुलर पॉइंट पे भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, समझ में थोड़ी सी बात आ रही होगी। पर्टिकुलर पॉइंट का क्या मतलब है? जैसे मान लो वो यहां से यहां गया, मगर अब की बार हमने वॉच का यूज नहीं किया, हमने कहा जैसे ही ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंचेगा उस समय इसकी स्पीड जो होगी वो हम नोट कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये चल रहा था यहाँ पे कुछ किसी और स्पीड से, यहाँ किसी और स्पीड से, यहाँ किसी और स्पीड से, जैसे ही यहाँ पे पहुंचा इस समय इसके स्पीडोमीटर में जो है स्पीडोमीटर इसकी जो स्पीड दिखा रहा होगा वो हमने नोट कर ली और उस स्पीड को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। दोनों ही इंस्टेंटेनियस स्पीड है। कभी हम किसी टाइम पे निकाल सकते हैं कि इतना टाइम हो जाने के बाद स्पीड देखेंगे, कभी हम पॉइंट पे निकाल सकते हैं कि इस पॉइंट पे देखेंगे इसकी स्पीड क्या है। ठीक है ना, क्योंकि इंस्टेंट का मतलब होता है जो तुरंत हो। ठीक है ना, वो पॉइंट पे भी हो सकती है और टाइम पे भी हो सकती है। ये बात क्लियर हुई? ठीक ना, तो ये तो हमारा हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड का बेसिक कंसेप्ट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? अरे यार, जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड है वैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। ठीक है ना, कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी जो होती है उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी एक पर्टिकुलर टाइम की या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। ठीक है, पता है इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी एक्चुअल में एवरेज ही है। ठीक है ना, एक्चुअल में ये एवरेज ही है। देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होती थी? देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था, सिर्फ समझाने के लिए बता रहे, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अभी समझा रहे क्या क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक ना, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता था एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। सॉरी हाँ, इतनी बड़ी गलती, पाप हो गया। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है ना, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला या एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड ले लेते हैं, चलो पहले थोड़ी देर के लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। v से डिनोट कर सकते हैं या v को अगर हम वेलोसिटी से डिनोट करें तो स्पीड को डिनोट करने का एक सिंबल हो जाएगा v का मैग्नीट्यूड। इसे मॉड कहते हैं, मॉडुलस। इस साइन को हम मॉडुलस का साइन कहते हैं और इसमें हम सिर्फ क्या लेते हैं? मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है ना, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ठीक है ना, स्पीड होता है, सीधी सी बात है। चल, तो इस सिंबल से हम डिनोट कर रहे हैं, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये होता था। ठीक है, हमें यार इसको इंस्टेंटेनियस बनाना है। ठीक है ना, हमने ना इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड एक ही चीज है। ठीक है ना, थोड़ा सा फर्क है। देखो क्या फर्क है। ठीक है, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड भी एवरेज स्पीड ही होती है, मगर एक खास है एवरेज स्पीड। देखो क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए क्या होना चाहिए? टाइम कैसा होना चाहिए? सोच के देखो, बस इतना समझ जाओ और ये कंसेप्ट तुम्हें पूरी तरीके से आ जाएगा लगभग। ठीक है ना, कि इंस्टेंटेनियस स्पीड में जो टाइम इंटरवल है, ठीक है ना भाई, हमारे पास स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है? जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसमें जितना टाइम लगा दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जितना हमें डिस्प्लेसमेंट हमने कवर किया और उस डिस्प्लेसमेंट को जितना टाइम लगा दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमें स्पीड मिल जाएगी। सोच के बताओ, अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है तो टाइम कितना होना चाहिए? यानी टाइम हम कितना देंगे? 100 साल 200 साल, 1 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, 8 घंटे, 6 घंटे, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड। ठीक है, जितना कम दे सकते हैं। 0.0000001 सेकेंड। ठीक है ना, जितना कम दे सकते हैं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस तो इंस्टेंटेनियस है ना, जो जितना जल्दी करके दे दे ना, तुरंत की स्पीड है ना, तो इसमें टाइम तो लगभग लगना ही नहीं चाहिए ना, मगर कुछ तो टाइम लगेगा ना, तो जितना कम लगे उतना अच्छा है ना। तो टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा मगर थोड़ा बहुत लगेगा ना, तो ऐसे टाइम को क्या कहते थे? थोड़ा सा याद करो, डिफरेंशिएशन में जो टाइम बहुत छोटा हो,
ठीक है, बहुत ज्यादा छोटा, उसको डेल्टा टी कहेंगे कि dt कहेंगे? dt कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ठीक है, बताओ भाई, ये बात क्लियर हुई? ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? dt। तो यानी कि, ठीक ना, ध्यान समझना, डेल्टा टी है, ठीक ना, ये तो एक कुत्ता भौंक देता है तो डिस्टर्ब पूरा हो जाता है। फिर से एक बार, ठीक है, कि एवरेज स्पीड, सॉरी, एक मिनट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, उसके लिए जो टाइम इंटरवल होना चाहिए वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होना चाहिए। कितना स्मॉल? तो हमने बताया ना कि लगभग 0 की तरफ जाए। तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, सुनो, इंस्टेंटेनियस स्पीड, चलो यहीं पे लिखते हैं, ठीक है, या यहां पे लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड v इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, ठीक है ना, ध्यान से देखना, या एवरेज स्पीड को v बार से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि दोनों को एक सिंबल नहीं देंगे, तो एवरेज स्पीड को हम v बार से डिनोट करने जा रहे हैं और इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम v से डिनोट करने जा रहे हैं। ये बात समझ में आई? यार सिंबल तो हमें दो अलग अलग क्वांटिटीज को अलग अलग देना चाहिए ना, ठीक है ना। अब स्पीड के लिए v यूज कर रहे हैं, मॉडुलस ऑफ v, ठीक है ना, तो दोनों के लिए v नहीं यूज करेंगे, तो इसके ऊपर हमने v बार लगा दिया और इसको सिर्फ v बोल दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। सिंबल कोई भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस हमेशा से v यूज करते चले आ रहे हैं इसलिए v यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम हो गई, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, बहुत ध्यान समझना ये बात, ठीक है ना, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होना, तो या कंफ्यूज मत रखना, अपने कंफ्यूजन नहीं रखना इसमें कि हम सिंबल क्या ले रहे हैं, ठीक है ना। ये भी स्पीड थी, ये भी स्पीड थी, ये किसी और टाइप की स्पीड थी, ये किसी और टाइप की स्पीड थी, तो दोनों को सिंबल हमें अलग देने थे। तो हम जैसे क्या करते हैं, हम लोग 1 2 लगा देते हैं सफिक्स में या प्रीफिक्स में, तो इसी तरीके से हमने क्या किया, इसको अलग सिंबल देने के लिए इसके ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया, जिससे हमें पता लग जाएगी क्या है, एवरेज स्पीड है, ठीक है ना। तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ एक बार लगा देंगे, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस में ये बार नहीं लगेगा। क्लियर है? चलो, तो v हो जाएगा, देखना ध्यान से, जो हम लिखने जा रहे हैं इसको समझा रहे हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 v बार इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू dx अपॉन dt। जो लिख रहे हैं पहले लिख लो जल्दी से, कॉपी पेन पे, कॉपी और पेन से, ठीक है ना, कॉपी पे पेन से, ठीक है, फिर समझाते हैं इसको एक एक करके। देखो ये बाद में समझाते हैं, इससे ये तो समझ में आ गया होगा, v की जगह हमने v बार की जगह डेल्टा x अपॉन डेल्टा t लिख दिया है, ठीक है ना, ये लाइन तो समझ में आ गई होगी, ये भले ना समझ में आई हो, ये ना समझ में आई हो, ठीक है ना। चलो देखो समझते हैं। देखो लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट मतलब लिमिटिंग वैल्यू, और लिमिटिंग वैल्यू का मतलब होता है अप्रोचिंग वैल्यू, ठीक है ना, यानी वैल्यू किस तरफ अप्रोच कर रही है, किस तरफ जा रही है। जब हम किसी चीज की लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, इसका मतलब, लिमिटिंग वैल्यू का मतलब उस फंक्शन की वैल्यू किस तरफ अप्रोच कर रही है, जिस तरफ अप्रोच कर रही होगी उसे हम लिमिटिंग वैल्यू कहेंगे। जैसे सपोज दैट एक्स, समझते हैं, बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये फंक्शन है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब अगर हम x की वैल्यू 2 की तरफ बढ़े, x को हम 2 की तरफ ले जाएं, तो इस वैल्यू को, ये वैल्यू किस तरफ जाएगी, मतलब अगर x 2 की तरफ बढ़ेगा, यानी 2 के पास जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे y की वैल्यू किस तरफ जाएगी, सोच के देखो, ठीक है ना। जैसे ही 2 होने वाला होगा तो y की वैल्यू उस समय क्या होने वाली होगी, 4। सोच के देखो ना, 2 का स्क्वायर, जैसे ये 2 हो जाएगा वैसे ये 4 हो जाएगी, तो जैसे जैसे ये 2 की तरफ जाएगा y की वैल्यू 4 की तरफ जाएगी। ये बात समझ में आई, ठीक है ना। थोड़ा सा रोक रहे हैं वीडियो, पहले ये भौंक लें, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है ना। चलो देखते हैं, ठीक है, फिर से एक बार, ठीक है, समझते हैं कि अगर x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है, क्योंकि जब 2 हो जाएगी तो समझ में आ रहा है y की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है ना। मगर जब वो 2 की तरफ जा रही होगी, ठीक है ना, मतलब 2 पहुंचने वाली है, तो यार y की वैल्यू भी तो 4 पहुंचने वाली होगी ना, सीधी सी बात है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, देखो इसको लिखते हैं लिमिट, देखो यहां पे लिख रहे हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2, तो x स्क्वायर किसकी तरफ आएगा, 4 की तरफ आएगा, x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, ठीक है ना, या x स्क्वायर 4 की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है ना। बात क्लियर हो रही है? अगर ये बात क्लियर हुई थोड़ी सी, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है यार, जब x 2 की तरफ जाएगा तो y की वैल्यू 4 की तरफ जाएगी, ठीक है ना। चलो
अगर ये बात समझ में आ रही है तो अब जरा इसको समझते हैं, ठीक है ना। देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए या किस तरफ जाना चाहिए, जीरो की तरफ। जीरो तो नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है, कुछ तो टाइम हमें लगेगा, तो जीरो की तरफ हम ले जाएंगे टाइम को, ठीक है ना। तो स्पीड निकालने का तरीका क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते थे। और अगर ये टाइम सोचो, बहुत देखो बहुत अच्छे से समझ में जस्ट आने वाला है, ठीक ना, वो इंस्टेंट आ चुका है। जब ये इंस्टेंटेनियस स्पीड समझ में आ जाएगी, अगर ये एवरेज जो हम स्पीड निकालने का तरीका लगा रहे हैं, अगर इस तरीके में ध्यान, अच्छा चलो एक और तरीके समझाते हैं, सुनो थोड़ा सा और पास, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये आ जाएगा ना कंसेप्ट तो बहुत सिंपल हो जाएगा। यहां से यहां तक का टाइम लिया, ठीक, एवरेज स्पीड मिली हमको, यहां से यहां तक का हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया, टाइम निकाल लिया, ठीक, एवरेज स्पीड यहां की मिल गई। इस टाइम को हमने छोटा किया, थोड़ा सा कम किया टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। ठीक है, करते गए और इतना टाइम कर दिया, बहुत छोटा सा टाइम कर लिया, उसमें डिस्प्लेसमेंट भी बहुत कम होगा, ठीक है ना। और अब हमने एवरेज स्पीड निकाली, ठीक है ना, टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल कर दिया और अब हमने जो है एवरेज स्पीड निकाली। अब जरा सोच के देखो, उस टाइम की, इस छोटे से टाइम की जो स्पीड होगी वो इंस्टेंटेनियस ही तो होगी, बस जस्ट शुरू ही तो हुई होगी वो स्पीड, ठीक है ना, इस पॉइंट की ही तो स्पीड होगी। क्यों भाई, ये बात समझ में आई नहीं कि, ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझ में कभी कभी नहीं आता है, ठीक है ना, या याद तो हो जाता है, ठीक है ना, इसीलिए समझा रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड है, यानी एवरेज स्पीड ही है एक तरीके से, मगर इसमें टाइम इंटरवल क्या हो, बहुत ही ज्यादा छोटा होना चाहिए। टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए, बहुत छोटा। तो अब जरा देखना, ये एवरेज स्पीड, अगर इसमें टाइम जीरो की तरफ जाएगा तो इसकी वैल्यू जिधर जाएगी वही तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी कि नहीं होगी। फिर से जो स्पीड टाइम जीरो जाने पर होगी, जो एवरेज स्पीड टाइम जीरो पे होगी, या टाइम जैसे जैसे जीरो की तरफ जाएगा तो एवरेज स्पीड की वैल्यू इंस्टेंटेनियस में बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी। यही समझाए कि नहीं समझाए, बात ये समझ में आया। फिर से एक बार चलो, अच्छा ठीक है, लास्ट बार, ठीक है, ये एवरेज स्पीड, ठीक है ना। अगर इस एवरेज स्पीड में टाइम की वैल्यू जीरो की तरफ जाएगी, अगर एवरेज स्पीड में टाइम की वैल्यू जीरो की तरफ जाएगी तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू किस तरफ जाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। ये बात क्लियर हुई, अब क्लियर हुई तो मेरे ख्याल से क्लियर हुई है, ठीक है ना। नहीं हुई है कमेंट में बताना, ठीक है ना, आप क्या कर सकते हैं कमेंट में बताना, इसके लिए दोबारा बता समझा देंगे, ठीक है ना, कमेंट में बताना, ठीक है, कि समझ में कि आई कि नहीं आई। तो ये बात क्लियर हुई। अच्छा, तो ये लाइन समझ में आई, v की जगह हमने डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिख दिया, कोई दिक्कत। अगर टाइम जीरो की तरफ टेंड करेगा तो डेल्टा टी की वैल्यू dt हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अगर टाइम जीरो की तरफ टेंड करेगा, टाइम जीरो की तरफ जाएगा तो डेल्टा टी की वैल्यू dt हो जाएगी। और dt टाइम में डिस्प्लेसमेंट कोई बहुत बड़ा तो होगा नहीं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि टाइम बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, dx, तो dx अपॉन dt, इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये आराम समझ में आ जाएगा यार, टाइम जब बहुत कम है तो बहुत कम टाइम को क्या बोलते हैं, बस बता दो, dt बोलते हैं, खत्म बस। और उस dt टाइम में अरे कोई शक्तिमान तो है नहीं कि एक सेकंड में बहुत दूर पहुंच जाएगा। जब टाइम इंटरवल बहुत कम है तो डिस्प्लेसमेंट भी बहुत कम होगा कि नहीं होगा, बस। तो बहुत कम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे, dx बोलेंगे, इसमें क्या कंफ्यूजन है, ठीक है ना। अगर डिफरेंशिएशन का वीडियो देखा है तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो dx अपॉन dt आ गया। तो v का फॉर्मूला, इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला हमको मिल गया dx अपॉन dt, ठीक है। ये डिवीजन नहीं है dx और dt का, ये ध्यान रखना बात, ठीक है, ठीक है। ये नहीं है कि dx और dt को डिवाइड कर दो तो सर जो है हमको एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगी, नहीं, ये फ्रैक्शन नहीं है। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट या डिफरेंशियल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलते हैं। ये d बाई dt एक चीज है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ x। तो ये मत समझना कि ये एक फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर जो है dx है और डिनोमिनेटर dt है, ये नहीं होता है, ठीक है ना। dx और अपॉन dt इज नॉट अ फ्रैक्शन, ठीक है ना। इट इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या टाइम डेरिवेटिव ऑफ x भी बोल सकते हैं, टाइम डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई। जरा ये बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि वो कांस्टेंट यूनिफॉर्मली बिल्कुल मूव कर रहा है, एक ही स्पीड से मूव कर रहा है, तो
किसी भी पॉइंट पे एवरेज स्पीड जो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगी वो एवरेज स्पीड के बराबर होगी कि नहीं होगी, ठीक ना। जब सोचना थोड़ा सा, वीडियो पॉज करके और बताना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है यानी एक ही स्पीड से चल रहा है यार, तो स्पीड चेंज होगी ही नहीं, तो जो इंस्टेंटेनियस होगी वही एवरेज भी आएगी, ठीक है ना, सही है। चलो अच्छा, एक चीज और पूछते हैं, क्या इंस्टेंटेनियस, वैसे उससे पहले जरा एक बार थोड़ा सा तुम लोगों को फंसा लें, ठीक है ना, फिर पूछें क्वेश्चन, ठीक है ना, थोड़ा सा, ठीक है, टिपिकल करते हैं क्वेश्चन, ठीक। स्पीड और वेलोसिटी में कौन बड़ा होता है? स्पीड बड़ी होती है, ठीक है ना, और वेलोसिटी जो है छोटी होती है, कभी कभी बराबर भी हो जाती है, ठीक है, जब एक ही डायरेक्शन में चल रहा हो। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कौन बड़ा होगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड बड़ी होगी, ठीक है ना, बराबर तो हो सकती है, वो तो अलग बात है, मगर वैसे बड़ा कौन होगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, ठीक है ना, ठीक। वीडियो पॉज करो और उसका आंसर सोचो, फिर हम अभी बताने जा रहे हैं, ठीक है ना, सोच लिया, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। या दोनों हमेशा बराबर रहेंगे? क्यों बराबर रहेंगे, देखो समझो, ठीक है ना, अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड समझ में आया है तो समझो कि दोनों बराबर क्यों रहेंगे। दोनों बराबर इसलिए रहेंगे, देखो मान लो वो अपनी स्पीड बदलने जा रहा था, ठीक है ना, जैसे यहां पे था, ठीक है, ऐसे जो बिना इसके, बिना जो है इसी, देखो मान लो अपनी स्पीड बदलने जा रहा था, ठीक है, तो स्पीड को बदलने में कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक भाई। इस स्पीड और वेलोसिटी इक्वल तब नहीं होंगे ना जब वो अपनी स्पीड बदल ले, ठीक है ना, या अपनी डायरेक्शन बदल ले। तो डायरेक्शन बदलने के लिए क्या होगा कि जो है डायरेक्शन बदलने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, मगर dt टाइम इतना है, ठीक है ना, dt तो जितना भी कम करना चाहे उतना कम कर सकते हैं ना, तो उस टाइम से भी कम कर सकते हैं। फिर से समझो, वेलोसिटी और स्पीड इक्वल तब नहीं होते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, ठीक है, उसने डायरेक्शन चेंज कर ली, ठीक, और डायरेक्शन चेंज करने से क्या हुआ, उसकी स्पीड डिस्टेंस ज्यादा हो गई और डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। ये बात समझ में आती है, ठीक। इस डायरेक्शन को चेंज करने में कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? मान लो वो टाइम लगा कुछ, ठीक है ना, वो लगा टाइम t, dt तो हमारा टाइम उस टाइम से छोटा ही होगा कि नहीं, क्योंकि dt को तो हम जितना छोटा करना चाहें उतना कर सकते हैं, ठीक है ना, ये जीरो तो नहीं है, dt को तो हम जीरो के जितने पास ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। तो dt टाइम में बताओ वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? कर ही नहीं पाएगा। हमने टाइम इतना कम कर दिया है कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज करने की सोचेगा जैसे ही, वैसे ही क्या होगा, हमारा टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, और इंस्टेंटेनियस स्पीड हम निकाल चुके होंगे। तो इसीलिए क्या कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए जो हम टाइम इंटरवल लेते हैं वो इतना कम होता है कि उतने कम टाइम में वो अपनी डायरेक्शन चेंज ही ना कर पाए, और जब डायरेक्शन ही चेंज नहीं कर पाएगा तो सीधी सी बात है, स्पीड और वेलोसिटी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा इक्वल होते हैं। बात क्लियर है, ठीक है ना। ये हमारा कंसेप्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड का खत्म हो गया है, ठीक है ना। अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलो तो न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। देखो भाई, एक बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल लेते हैं पहले। ये घड़ी, ठीक है, ये 6 बजा हुआ है, तो ये मिनट का हैंड है और आर का हैंड रेड पेन से बनाते हैं। चलो ये 12 है, ठीक है, 6 बजा है, ठीक है, 6 AM, इस समय 6 ही हो गया, 5:30 6 AM हुआ है मान, ठीक है, 6 AM। अच्छा अब जरा ये बताओ 6:30 पे, ये चलो हम मान लेते हैं, ये इसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है, 7 सेंटीमीटर सही रहेगा, ठीक है, डिवाइड हो जाता है पाई से आराम से, 7 सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है। तो 6:30 AM पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसके टिप की वेलोसिटी 6:30 AM पर कितनी होगी, यानी कि 6:30 से 6:30 AM के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, ये निकालना है। और 6 AM से 6:30 PM पे एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी ये निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लग सकता है, देखो समझा देते हैं। वेलोसिटी निकालने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है। 6:30 पे ये सुई जो यहां पे है मिनट वाली, अच्छा सॉरी ये तो बताया नहीं, किस हैंड का, मिनट हैंड का। डिस्प्लेसमेंट जो है
ठीक ना, वो हम लोग निकालेंगे। और वेलोसिटी हमें जो निकालनी है वो मिनट हैंड की निकालनी है। तो मिनट हैंड का डिस्प्लेसमेंट देखो कितना होगा। मिनट हैंड का डिस्प्लेसमेंट 7, जब वो 6:30 होगा तो वो यहां पहुंच चुका होगा। मिनट हैंड 6:30 पे मिनट हैंड यहां पहुंच चुका होगा। डिस्प्लेसमेंट इसने कितना किया, टिप ने डायमीटर के अराउंड किया, तो डायमीटर कितना हुआ 7 × 2 = 14। सिंपल सी चीज है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 14। ठीक है ना, देखो सिंपल सा है, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, टाइम कितना लगा, 30 मिनट लगा है। तो 30 मिनट को हम लोग आर में सेकंड्स में चेंज कर लेंगे। 30 × 60 यानी 1800। तो 1800 से इसको डिवाइड कर देंगे। 7 सेंटीमीटर है ना, तो 14 सेंटीमीटर अपॉन 1800 सेकेंड्स। तो सेंटीमीटर पर सेकेंड में कुछ आ जाएगा। सॉल्व तो करी, डिवाइड तो कर ही सकते हो यार, इतना तो हो ही जाएगा। 6:30 PM होगा, तो ध्यान रखना, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही रहेगा 6:30 PM पे, ठीक है ना, क्योंकि ये कई बार घूम के आई होगी, मगर लास्ट में 6:30 पे वो आ तो यहीं पे गई ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो उसका इतना ही हुआ, 7 और 7 + 7 + 7 यानी कि 14। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो 14 हुआ, मगर टाइम जो लगा वो टाइम इसको अब 1800 सेकेंड नहीं लगे, अब 12 आवर्स लगे हैं प्लस 30 मिनट्स लगे हैं। पीएम है ना, 12 आवर्स में कितने सेकेंड्स होते हैं, 86,400 को 2 से डिवाइड कर दें, 43,200 सेकेंड्स, प्लस 30 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं 1800। इसको ऐड कर लो यार, थोड़ा बहुत ऐड कर लो यार, ये कितना आएगा 45,000 के आसपास आएगा। ठीक है, 45,000 आएगा और 14 को 45,000 से डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम हटाते हैं। ठीक है ना, एक छोटा सा क्वेश्चन था जो थोड़ा सा कंसेप्ट को हल्का सा स्ट्रॉन्ग कर देगा कि हम जो वेलोसिटी है वो निकालते समय हम ये देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है ना, मगर टाइम भी चेंज हो सकता है ना, टाइम डिस्प्लेसमेंट सेम था मगर टाइम अलग अलग था। ठीक है ना, और टाइम अलग अलग होने से वेलोसिटी अलग अलग आएगी। ठीक है ना, चल आगे देखते हैं। ठीक है, ये तो एक बेकार सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, थोड़ा सिंपल है, तो सिंपल वालों के लिए जो मतलब थोड़ा सा समझ में जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए एक्चुअली में था न्यूमेरिकल। ठीक है ना, कि थोड़ा सा निकालने की कोशिश करो। ठीक है, वीडियो पॉज करके, ठीक है, और फिर जो है कोशिश करो और बताओ लगा कि नहीं लगा। ठीक है, चलो मेन अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक, देखो सेकेंड क्वेश्चन ये है कि सपोज दैट एक कार है, ठीक है, उसको यहां से यहां जाना था, ठीक, तो यहां से यहां तक आधी डिस्टेंस, जैसे सपोज दैट ये अगर मान लो कुछ भी है 40 मीटर है तो ये 20 मीटर, आधी डिस्टेंस इसने 40 km/h की स्पीड से कवर की, और बाकी की आधी जो डिस्टेंस है इसने 60 km/h की स्पीड से कवर की। हाफ डिस्टेंस इसने 40 km/h की स्पीड से कवर की है और बाकी की हाफ डिस्टेंस इसने 60 km/h की स्पीड से कवर की। तो अब एवरेज स्पीड निकालनी, ठीक है, कितनी होगी, ठीक, इस पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड कितनी होगी ये निकालना है। ठीक, वीडियो पॉज करो और ट्राई करके देखो। ठीक, हम लगाने जा रहे हैं। ठीक है, देखो बता दें, ऑप्शन दे दे क्या, चलो ऑप्शन 4 ऑप्शन है, इसमें लगाओ टिक। 50 तो नहीं 50 नहीं, 48। देखो समझाते हैं कैसे 48 कैसे है। देखो भूल गए क्या कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, या इसको हम आपको सिंपल हमने दे दिया है। चल क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है कि टोटल डिस्टेंस, सॉरी स्पीड है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है कि नहीं होता है ना, कि बस स्पीड को सारी जोड़ दो और डिवाइड कर दो, ऐसा तो नहीं ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। चलो देखते हैं टोटल डिस्टेंस क्या होगी। स्पीड हमारी है 40, मान लो ये पूरी डिस्टेंस हमारी 2d थी, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, आधी। इस पूरी डिस्टेंस को हमने मान लिया 2d है, तो बताओ ये डिस्टेंस d हो जाएगी, और d डिस्टेंस हमारी d हो गई है, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, d/40, 1 मान लेते हैं। चलो दूसरी स्पीड हमारी कितनी है 60 km/h, डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हमारी d ही है, 2d है ना पूरा, तो आधी आधी डिस्टेंस यानी d डिस्टेंस,
टाइम कितना लगेगा इसमें, इस यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सही है ना। अब यार एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाते हो, बस अब सब सिंपल है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस टोटल कितनी है 2d अपॉन टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम d अपॉन 40 प्लस d अपॉन 60। समझे, ये बात समझे भाई। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, सारी स्पीड का सम करके उतने से डिवाइड करना नहीं होता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, पहले डिस्टेंस ली, फिर हमने डिस्टेंस के ही रेस्पेक्ट में टाइम निकाला, और जब टाइम निकल गया तो हमने अपना छोटा सा फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है ना, कि टोटल डिस्टेंस 2d, टोटल टाइम इतना, डिवाइड कर सकते हो यार, ठीक है ना। इसको ऐड करना, पहले हम बताते हैं इसको ऐड करना, ठीक है ना। फिर डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाना, ऐड तो करना आता है ना, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाना, ये d से d कैंसिल हो जाएगा, 48 आ जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन है, कर लेना, ठीक है ना, टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक, तो 48 किलोमीटर पर आवर आएगा, करके देखना भी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं ये क्वेश्चन। मान लो एक ट्रेन है, उसकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। उसकी लेंथ, ट्रेन की जो लेंथ है वो 110 मीटर है। एक ब्रिज है जो 1 किलोमीटर का है, इसको क्रॉस करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, यानी कि 110 मीटर की एक ट्रेन है जो 1 किलोमीटर के ब्रिज को क्रॉस करना चाहती है, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। पॉज करो वीडियो जल्दी से, और जल्दी से लगाओ, ठीक है ना, हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। चल अभी नहीं बताएंगे, पहले लगा लेना, ठीक है। ये नहीं कि सीधे आंसर देख लो, ठीक है, पहले लगाओ, ट्राई करो, ठीक है ना। और जब ट्राई कर लेना, जब पूरी तरीके से या तो लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगे तो पूरा ट्राई करने के बाद तब जाके देखना, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार ये भी, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मीडियम कह सकते हैं, हल्का सा मीडियम है, ठीक है, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो ट्रेन को क्रॉस करने के लिए टाइम हमें निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। स्पीड तो हमें मालूम है 45 किलोमीटर पर आवर को यार मीटर पर सेकंड में चेंज कर लोगे ना, इतना तो कर सकते हो, ठीक है ना। 45 किलोमीटर को 45,000 किलोमीटर को मीटर में कर लिया, और आर को सेकंड्स में कर लिया, 3600 डिवाइड कर लेना यार, आ जाएगा। हाँ ये तो कर लोगे, ठीक है ना, ये कर लोगे मीटर पर सेकंड में। तो डिस्टेंस हमें मालूम है कितनी है, डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए, स्पीड हमें मालूम है इतनी, ठीक है। डिस्टेंस देखो कैसे निकालें, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा क्रॉस, ट्रेन अगर इस ब्रिज को क्रॉस करना चाहता है तो उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। देखो ये ट्रेन आई 110 मीटर पर, ठीक है, ये इसका इंजन, ठीक है ना। चलो इंजन ऐसे मान लिया, ठीक। जैसे ही ये ब्रिज पे पहुंची, ठीक है ना, अब इसको क्रॉस करना है ना ब्रिज, तो ये इंजन आया, 1 किलोमीटर तो इंजन को यहां जाना पड़ेगा, ठीक है ना। मगर 1 किलोमीटर जब इंजन यहां पहुंच चुका होगा, 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेन कवर कर चुकी है, इसने अभी ब्रिज को क्रॉस नहीं किया है, ये क्रॉस करना शुरू किया है, अभी ट्रेन ने क्रॉस नहीं किया है, बात क्लियर ना। और ट्रेन जब क्रॉस करेगी, जब इस तरीके से होगा। अब जरा इंजन ने देखो कितनी डिस्टेंस चली, इंजन यहां था, इंजन यहां से यहां पहुंचा, अरे जितनी डिस्टेंस इंजन चलेगा उतने डिस्टेंस सारे डिब्बे चलेंगे ना, ये तो नहीं कि इंजन ज्यादा चलेगा, ठीक है ना। पीछे से चाहो तो मेजर कर सकते हो, आगे से चाहो तो मेजर कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहां से यहां तक इंजन गया 1 किलोमीटर, प्लस यहां से यहां गया, ये कितनी डिस्टेंस है 110 मीटर। तो 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर प्लस 110 मीटर यानी 1110 मीटर, इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, 1 किलोमीटर नहीं कवर करनी पड़ेगी। बस इतना सा जो है इसके अंदर ट्रिक थी कि जब ट्रेन को ब्रिज क्रॉस करना है तो 1 किलोमीटर के बजाय 1110 मीटर उसको कवर करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हुई, सिंपल सा है, ठीक है। हटा इसको, अब हो जाएगा 1110 अपॉन, यार ये कर लो, इतना तो कर सकते हो, अब इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये मेन फ्रैक्शन है, ये ऊपर भाग जाएगा, क्रॉस करके आ जाएगा, कुछ 88 सेकंड्स के आसपास आएगा, शायद 88.80 है सेकंड्स, करके देखना, ठीक है। चलो
सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लो पहले, ठीक है, और अगर जो है दिख ना रहा हो तो हम बोल देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि टू पार्टिकल्स आर मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड v, मतलब दो पार्टिकल्स हैं जो लगातार एक ही स्पीड, कितनी स्पीड, v स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि दोनों पार्टिकल्स की स्पीड क्या है, सेम, सच दैट दीज आर ऑलवेज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस b अपार्ट, ठीक है। इसका मतलब समझे कि दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और कितनी रहेगी, d रहेगी, एंड देयर वेलोसिटीज आर इक्वल एंड अपोजिट, और उनकी वेलोसिटीज जो है वो इक्वल है और अपोजिट है, यानी कि दोनों की, भाई स्पीड इक्वल है तो वेलोसिटी इक्वल होगी, सीधी सी बात है, ठीक है ना, बट अपोजिट वेलोसिटी, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो इक्वल होगा अगर स्पीड दोनों की इक्वल है तो, मगर जो वेलोसिटीज की डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है। आफ्टर व्हाट टाइम डू दीज रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशंस, कितने टाइम के बाद ये दोनों अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएंगे, तो ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। एक वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, ठीक है, 10 मिनट ट्राई करो, 20 मिनट ट्राई करो, ठीक है, और कोशिश करो कि ये हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा कठिन है, हल्का सा, बहुत हल्का सा कठिन है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है, ट्राई कर सकते हो। और हम बताने जा रहे हैं, 5 तक गिनती गिनते हैं, जब तक पॉज वॉज करके बना लो, ठीक है ना, कर लो, ठीक, ट्राई कर लो, 1 2 3 4 5, ठीक, शुरू करें, चलो, पॉज कर लिया होगा, देख लिया होगा, ठीक, हुआ कि नहीं हुआ, अच्छी बात है अगर हो गया। अगर ट्राई किया होगा तो इसमें पता लगा होगा कि इसमें जो है एक प्रॉब्लम आ रही है कि बीच में डिस्टेंस सेम कैसे रहेगी, ठीक है, अगर दोनों की वेलोसिटीज अपोजिट है, अगर एक इधर जा रहा है और दूसरा इधर जा रहा है तो इनके बीच की डिस्टेंस सेम कैसे रहेगी। तो ये केस एक्चुअली में सर्कुलर मोशन का केस है, जिसमें दोनों पार्टिकल्स सपोज दैट डायमीटर के एंड पे हो, जैसे एक पार्टिकल ए है, दूसरा पार्टिकल बी है, और दोनों डायमीटर के एंड पे अगर होंगे, और ए अगर ऊपर की तरफ जा रहा हो, इस तरफ मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा हो, और बी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा हो, या सॉरी बी भी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, तो दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट है, ये इस तरफ जा रहा है और बी भी किस तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और बी किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, अपोजिट होनी चाहिए, वेलोसिटीज आर इक्वल एंड अपोजिट। तो इक्वल वेलोसिटी से अगर ए और बी जा रहे हैं मगर डायमेट्रिकली अपोजिट जा रहे हैं, तो इनकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी, सही है। जब ए मान लो यहां पहुंच गया, कोई और पॉइंट बी यहां पहुंच जाएगा, तो ए की डायरेक्शन ये होगी, बी की ये डायरेक्शन होगी, अपोजिट अभी भी है, ठीक है ना, हर पॉइंट पे अपोजिट होगी, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे ए यहां पे है तो बी डायमेट्रिकली अपोजिट, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है, तो जितनी देर में ए इधर जाएगा बी उतनी देर में यहां पे आ जाएगा, ये भी डायमीटर बनेगा। बी की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ए की डायरेक्शन इस तरफ होगी, टेंजेंट की डायरेक्शन, तो हर समय इनकी डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी, यही कहा जा रहा था क्वेश्चन में, वेलोसिटीज आर इक्वल एंड अपोजिट, और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, डी, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस जो डायमीटर है इस क्वेश्चन में, इस सर्किल का, वो कितना है, डी है, डायमीटर सर्किल का डी हो गया, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस क्या थी, डी थी, और दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट जा रहे होंगे तो अपोजिट डायरेक्शन भी होगी, सेम स्पीड से जा रहे हैं। अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन हो जाएगा, अब इसमें कुछ बचा नहीं है, ठीक है ना, कितनी देर में ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे, तो टाइम निकालना है। तुम्हें स्पीड दी हुई है v, तुम्हें जो है इसकी पूरी सरकमफरेंस दी हुई है, क्यों, ए अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे कब आएगा, जब ये पूरा घूम के यहां आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई r होता है, यानी कि पाई डी डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, पाई डी, सही है ना। अरे सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, पाई डी भी होता है, 2 पाई आर भी होता है ना, तो इतनी डिस्टेंस हो गई, और ये हो गई हमारी क्या कहते हैं डिस्टेंस। टाइम हमारा कितना लगा है, यह हमें निकालना क्या था, कितने टाइम में, तो हमारी स्पीड से डिवाइड कर देंगे, स्पीड कितनी है v, तो पाई डी अपॉन वी आ जाएगा, सिंपल। टाइम निकालना था ना हमको, ये डिस्टेंस है, सॉरी सही से कर लेते हैं, स्पीड हमें कितनी दी हुई है v, तो टाइम कितना हो जाएगा, पाई डी अपॉन वी, सही ना, क्लियर। चल
यह हम अपने न्यूमेरिकल्स को विराम देते हैं। ठीक है, आगे के न्यूमेरिकल्स थोड़े ट्राई करना। ठीक, कोई कंफ्यूजन आती है तो पूछना। ठीक है ना, व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, या जो लोग शायद ग्रीनफील्ड के नहीं है या किसी और स्कूल के हैं जो नहीं जानते हैं नंबर, वो यूट्यूब पे ही, ठीक है ना, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने लेक्चर्स, अपने सॉरी लेक्चर्स नहीं, ठीक है ना, अपने जो है क्वेश्चंस डाल सकते हैं और उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे और जो है अपलोड कर देंगे इसी पे। क्लियर है? तो तब तक पढ़ाई जारी रखो। ठीक है ना, गुड बाय।